चैनल टीचिंग पाठशाला पे मैं आ गई हूँ मास्टर क्लास नंबर 6 के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे कुछ मंथ पहले मैंने मास्टर क्लास नाम की सीरीज स्टार्ट की थी। ऑब्वियसली काफ़ी बच्चों को लगा कि वो सीरीज अब स्टॉप हुई है, बट ऑब्वियसली वो स्टॉप नहीं हुई है। टाइम की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण मैं थोड़े से लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। ऑल्दो समहाउ जो है आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑब्वियसली टॉपिक जो है मैं मास्टर क्लास नंबर 6 में लेकर आई हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 5 मास्टर क्लासेस जा चुके हैं जो कि स्पेशली उन टॉपिक पे थे जो कि आपके एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं और भी बहुत से टॉपिक को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी इटसेल्फ। आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद सम CSIR नेट क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आई थिंक कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि इससे क्वेश्चन ना आए। लगभग मैक्सिमम एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से डील करना चाहूंगी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए आप कह सकते हो एक ऑब्वियसली सेल में प्रेजेंट एक लेयर ही होती है। आप एक आउटर लेयर कह सकते हैं अगर हम इन जनरल एक एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो। और स्पेशली क्या करती है, ये एक बैरियर का काम करती है। बैरियर क्या होती है, जो कोई चीज को सेपरेट आउट करे। ऐसा बैरियर जो कि सेल के साइटोप्लाज्मिक एरिया को सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करती हूँ, लेट्स एज्यूम दिस इज अ सेल। ओके, सेल का ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर प्रेजेंट ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो इसके बाहर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करी है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है उसको एक्सटर्नल एरिया से अलग रख रही है। यानी ये जो बीच में आप ये देख रहे हो, दिस इज अ टाइप ऑफ अ बैरियर, यानी एक रुकावट क्रिएट कर रही है, एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रही है। दिस इज व्हाट कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक बैरियर का काम कर रही है, ठीक है। इन जनरल अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन जो है समहाउ मतलब कि सेल मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जैसे कि हमें सेल के अंदर पता है कि बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन होता है ऑब्वियसली वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, यानी वो भी लिपिड बाइलेयर का ही बना होता है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे फॉस्फोलिपिड है जिसमें कि आपको लिपिड्स देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ प्रोटीन उसमें एम्बेड होके रखे हैं। यानी अगर हम इस तरीके से इमेजिन करें कि दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, तो यहाँ पे एक लिपिड की लेयर है और एक लिपिड की लेयर यहाँ पे है इस तरीके से। तो क्योंकि ये 2 लेयर है यहाँ पर, तो ये रही पहली लेयर, ये रही दूसरी लेयर, इसीलिए हम इसे कहते हैं लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड की 2 लेयर होती है। अब इसमें लिपिड तो प्रेजेंट है ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से कोई प्रोटीन भी प्रेजेंट हो, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन का एम्बेड रहना, ठीक है। किसी भी एरिया में धंसा हुआ रहना, प्रोटीन का एम्बेड रहना। तो प्रोटीन भी एम्बेडेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड वेरी ऑब्वियसली ये लिपिड बाई लेयर का बना है, तो यहाँ पे लिपिड भी रहते हैं। जो यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होते हैं उसको हम इन जनरल जो है फॉस्फोलिपिड की क्लास से कंसीडर करते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है ये भी एक टाइप का लिपिड ही है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो अगर हम इन जनरल देखते हैं तो लिपिड का प्रेजेंस एज वेल एज प्रोटीन का प्रेजेंस ये सेल मेम्ब्रेन को एक प्रॉपर ढंग से जो है एक परमिएबिलिटी क्वालिटी देता है। परमिएबिलिटी यानी किस चीज को परमिशन देना है कि सेल के अंदर आ सके, किस चीज को परमिशन नहीं देना है। तो इस तरीके से जो है चीजें डिसाइड की जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि हो गया बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और भी बहुत से आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल, कि ये सेलेक्टिवली यानी पहले ये सेलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज आ रही है सेल के पास सभी को ये अलाउ कर देगा सेल के अंदर से पास होने के लिए, नहीं। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सेलेक्टिव चीजों को सिर्फ परमिशन देगा पास होने के लिए। इसके पास इलास्टिसिटी भी होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये एक इम्परमिएबल बैरियर की तरह काम करता है फॉर द मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर सॉल्युबल है उनको ये
क्रॉस नहीं करने देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उन सारे मॉलिक्यूल्स को परमिशन नहीं देता है, स्पेशली जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके नेचर की अगर बात की जाए तो ये डायनामिक होता है। डायनामिक यानी समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, जो एक जगह पे नहीं रह सकता है, मतलब कि विच कैन कीप ऑन मूविंग, या कुछ ना कुछ मूवमेंट वो शो कर रहा है, उसे हम कहते हैं दैट इज हैविंग अ डायनामिसिटी, यानी जो चीज मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके पास डायनामिक नेचर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट लिपिड एंड प्रोटीन वो मूवमेंट शो करते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक होता है नेचर में। फ्लूइड स्ट्रक्चर माना जाता है इसका, और बहुत से मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन में मूव करने का काम करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोटीन जो है लिपिड बाइलेयर में इंसर्टेड होती है। मेजर ढंग से देखा जाए तो प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना है। माइनर बेसिस पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स भी देखे जाते हैं। लिपिड बाइलेयर को डिफाइन करने के लिए हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल का सहारा लेते हैं, जो कि दिया गया था जॉनथन सिंगर एंड गाथ निकोलसन के थ्रू इन 1972। तो ये कुछ एक इंट्रोडक्शन हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसे काम करता है, आई मीन टू से स्पेशली हम कैसे उसको रिगार्ड करते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा सा हम यहाँ पे चीजों को अगर समझना चाहें तो जस्ट मैं एक जनरल तरीके से जो है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ऑल्दो इस पिक्चर को मैं दोबारा से डिफाइन करूंगी जब मैं कुछ और चीजों के बारे में आपको बता दूंगी। अगर हम इन जनरल देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज कर लेते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पे देखिए, ये रहा हेड सेक्शन, ये रहा टेल सेक्शन, राइट। आप इसी तरीके से हर जगह देख सकते हैं आप कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, मतलब ब्लू कलर में फिर से ये हेड सेक्शन, और ये देखिए येलो कलर में टेल सेक्शन। इसी को हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। फॉस्फोलिपिड क्या है? ये भी एक टाइप का लिपिड ही है। ठीक है, ये भी एक टाइप का लिपिड ही है। लिपिड में भी ये फॉस्फोलिपिड है। और देखिए ये रही पहली लेयर, ओके, ये रही दूसरी लेयर, इसीलिए हमने इसको कहा था लिपिड बाइलेयर। शॉर्टकट में हम इसे LBL लिखते हैं, यानी लिपिड बाइलेयर। फाइन, तो ये एक पिक्चर हो गया। और अगर हम इन जनरल देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो कैसे प्रेजेंट है, तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये रहा एक प्रोटीन जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरा प्रोटीन देखिए ये रहा। तो देख रहे हैं आपका ये हिस्सा जो है प्रोटीन का, यहाँ पर ये एम्बेड होके रखा है। एम्बेड यानी धसा हुआ रहना। ये जो नेक्स्ट सेकंड प्रोटीन है वो भी देखिए इसी के अंदर, यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका इसमें एम्बेड होके रखा है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन जो है एम्बेड होके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। साथ ही साथ लिपिड से तो वो बना ही होता है, और प्रोटीन वहां पे एम्बेड रहता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि आपको बताई गई हैं। ऑल्दो इस पिक्चर को मैं दोबारा से दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमें पता नहीं है, राइट। तो पहले मैं उनको डिफाइन करूंगी, उसके बाद इस पिक्चर पे मैं दोबारा से आऊंगी और चीजों को और थोड़ा सा इलाबोरेटेड वर्जन में मैं कवर करूंगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, यानी अगर मैं इस तरीके से एक पिक्चर बनाती हूँ, ये रहा एक सेल, ये लीजिए मैंने इसका लिपिड बाइलेयर बना दिया। तो अगर इतने एरिया को मैं जूम करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि अंदर वाली लेयर ये रहेगी, बाहर वाली लेयर ये रहेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सेल के बाहर वाली लेयर होती है उसे हम नॉन साइटोसोलिक भी कह सकते हैं, साइटोसोलिक, और अंदर वाली लेयर को हम उसे साइटोसोलिक कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम नाम देते हैं। या फिर अंदर वाले पोर्शन को हम इनसाइड एरिया भी कह सकते हैं, बाहर वाले को हम आउटसाइड एरिया भी कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज लेकर जो है पढ़ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतना क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैक्सिमम फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस तरीके से है कि ये बहुत सी चीजों को कंट्रोल करता है, एंड दैट इज वाई हम इसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को उसके बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट आउट करता है।
और ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर जितनी चीज़ें प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आए ज़रूरी नहीं है। उसका अगर फंक्शन नहीं है, उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो उसको सेल के अंदर आना ज़रूरी नहीं है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट को बाहर के एरिया से मिक्स नहीं होने देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल है, हर एक को अलाउ नहीं करता है, सेलेक्टिवली अलाउ करता है, जिसको परमिशन मिलेगी वही अंदर आएगा। नेक्स्ट, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एक सेल है, मान लेते हैं कि बाहर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो सेल के अंदर जाना चाहता है, लेकिन इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सके। तो हो ही सकता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। वो प्रोटीन्स क्या करेंगी? इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करेंगी। तो हो गया ना, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही वो प्रोटीन या चैनल या कैरियर प्रेजेंट रहते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री दे सकते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो सेल सिग्नलिंग करने में मदद करते हैं। वो कैसे? सेल के ऊपर मान लेते हैं कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है और बाहर से कोई लिगेंड आ गया, तो सेल के सरफेस के ऊपर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट था। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया कि उस रिसेप्टर का कुछ पार्ट जो है मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड था, तभी तो वो सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट कर पाया। तो इस तरीके से जो भी सेल्स को हम देखते हैं, अगर वो सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई वहां पे प्रोटीन जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो उसकी मदद कर रही होगी। इट कंटेन रिसेप्टर, नो डाउट, अभी मैंने बताया कि इसके पास जो है रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है सेल एडिशन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। सेल एडिशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सपोज कर लेते हैं दिस इज अ सेल, ओके, दिस इज अ सेकेंड सेल। ये दोनों सेल जो है आपस में इंटरेक्ट करना चाहते हैं बाई चांस। तो हो ही सकता है कि सेल के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है और दूसरे सेल के ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं? ये दोनों जो है आपस में मिलके एडहेयर करवा रहे हैं, यानी स्टिक करवा रहे हैं दो चीजों को। तो इसे हम कहते हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल जो सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है और एडहेयर करवाने का काम कर रहे हैं। तो अगेन ये सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये चीज क्या है? ये दोनों चीज, ये तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लास्ट देखिए, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जंक्शंस। जंक्शंस आपको पता है कि एक टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही। मान लेते हैं ये सेल प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, और ये दूसरा सेल प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हो ही सकता है ये एक जंक्शन बना ले या किसी जंक्शन के थ्रू कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जंक्शन भी क्या करता है? कम्युनिकेशन में मदद करता है। अगर हम इसको जंक्शन बुलाते हैं, तो ये जंक्शन भी क्या कर रहा है? दो सेल को मदद कर रहा है बातचीत करने में। यहाँ पर बातचीत किस टाइप की होती है? मान लीजिए ये सेल जो है कुछ चीज यहाँ से यहाँ तक कि भेज भी सकता है, क्योंकि जंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। एडरेंट जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत से टाइप के होते हैं। तो देखने को ये मिल सकता है कि ये सेल जो है यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल भी जंक्शन के थ्रू पास कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैप जंक्शन मॉलिक्यूल को पास करने में मदद करता है। एक जंक्शन आते हैं जो कि दो सेल को आपस में जो है टाइटली एडहेयर करने में मदद करते हैं। तो जंक्शन का टाइप बहुत सारा है, ठीक है, इसकी बहुत सारी वैरायटी है जो कि आपको सेल सिग्नलिंग में पढ़ने को मिलती है। उन सारे जंक्शंस का कहीं ना कहीं रोल जो है इसीलिए हम देख पाते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। इसी को देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोजिशन का मतलब हो गया कि किस किस चीज से मिलकर बना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये लिपिड से मिलकर बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन एंड लास्ट इज कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड की बात करें तो लिपिड तीन टाइप का देखा जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फर्स्ट कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल।
स्पेशली जो है हम इसे स्टीरॉल कहते हैं। स्टीरॉल नॉर्मली क्लास होता है, कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द स्टीरॉल आप कह सकते हो, ठीक है। प्रोटीन की अब बात करते हैं। प्रोटीन कितने टाइप का प्रेजेंट होता है? प्रोटीन भी यहाँ पे 3 टाइप का प्रेजेंट होता है। पहला टाइप होता है पेरिफेरल, सेकेंड टाइप इज इंटीग्रल एंड थर्ड टाइप इज लिपिड लिंक। अगर हम बात करें तो पेरिफेरल प्रोटीन भी 2 लोकेशन में प्रेजेंट हो सकती है। पहला है नॉन साइटोसोलिक एंड सेकेंड वन इज साइटोसोलिक। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। मेजॉरिटी पोर्शन लिपिड एंड प्रोटीन कवर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लगभग 5% जो है 5% के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रह सकते हैं। बाकी 95% पोर्शन लिपिड एंड प्रोटीन मिलकर ऑक्यूपाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने कहा कभी अकेले प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो देखा ये जाता है कि इसका 2 फॉर्म होता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट अगर ये लिपिड के साथ प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है ग्लाइको, और लिपिड के साथ प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। या फिर ये प्रेजेंट रह सकता है प्रोटीन के साथ, कभी भी अकेला नहीं रहेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ प्रेजेंट रह सकता है। अगर ये प्रोटीन के साथ प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइको ले लेंगे, और ये प्रोटीन है तो हेंस ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए यहां से आपको डेफिनेशन भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में पाया जाएगा उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, और अगर यही सेम कार्बोहाइड्रेट किसी प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में पाया जा रहा है तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अब ये सब चीजें होती क्या है, देखने वाली बात मतलब कि हो जाती है कि इन सब चीजों को हम कंसीडर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये लिपिड के जो 3 टाइप हैं ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग ओके। उसके बाद 1 बाय 1 वी विल सी कि पेरिफेरल प्रोटीन का क्या ओवरऑल रोल है एंड कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें नेचर समझना जरूरी है कि लिपिड जो है कैसा प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसी के नेचर पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा लिपिड जो है ओवरऑल 3 क्लासेस में देखा गया है, ठीक है। लिपिड के टोटल 3 क्लासेस देखे गए हैं जो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। पहला है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड एंड द थर्ड वन इज स्टेरॉल। जो सबसे प्राइमरी फोर्स यानी जो मेन फोर्स होता है जो लिपिड बाइलेयर को मेनली होल्ड करके रखता है या ऑर्गेनाइज करके रखता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ये एक टाइप का इंट्रैक्शन है जिसने प्राइमरी तरीके से लिपिड बाइलेयर को ऑर्गेनाइज करके रखा है। इतना ही नहीं, जो फिल्म होती है लिपिड एंड प्रोटीन की वो हेल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन। एक बार जैसे ही लिपिड बाइलेयर फॉर्म हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड कह लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या वैन डर वाल जो है, ये सारे के सारे अट्रैक्शन क्या करते हैं या इंट्रैक्शन क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं ओके। लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ये सारे के सारे नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज भी करते हैं, मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन के इंट्रैक्शन में भी मदद करते हैं। लेकिन इन सब में से जो प्राइमरी बेसिस पे जो फोर्स देखी जाती है जिसने लिपिड बाइलेयर को ऑर्गेनाइज करवाया है वो होती है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। अब जरा नेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं इसका नेचर कैसा होता है और ये देखने में कैसा होता है। तो लिपिड के पास एक हेड सेक्शन होता है जिसे हम पोलर हेड कहते हैं। पोलर इसलिए क्योंकि ये वाटर लविंग होता है, हेंस वी कॉल इट एज अ हाइड्रोफिलिक। और नॉन पोलर इसके पास टेल होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, यानी वाटर हेटिंग होती है। तो अगर हम बनाना चाहें तो मान लेते हैं दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रहा हेड सेक्शन और ये है टेल सेक्शन। इस हेड सेक्शन को ही हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोफिलिक होती है यानी वाटर लविंग होती है, और ये जो टेल सेक्शन है ये हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग होती है। अब ऐसा अरेंजमेंट क्यों होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो लिपिड बाइलेयर का ड्राइंग जो है आप कुछ इस तरीके से बनाते हो, ये देखिए, जिसमें हेड सेक्शन बाहर की तरफ होता है और टेल सेक्शन अंदर की तरफ होता है। आई थिंक सभी ने ये डायग्राम कभी ना कभी तो बनाया ही होगा, चाहे स्कूल लेवल में हो चाहे कॉलेज लेवल में हो।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इधर वाला पोर्शन होता है ये भी एक्वस होता है, इधर वाला पोर्शन भी एक्वस होता है, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन होता है दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो इसीलिए ये जो हेड सेक्शन है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली वाटर वाले एरिया को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक लिपिड मॉलिक्यूल में हमें पोलर हेड यानी हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल देखने को मिलता है। जो चीज वाटर के साथ समहाउ इंटरेक्शन रखती है उसे हम पोलर कह सकते हैं, और जो वाटर के साथ नहीं रख रही है उसे हम नॉन पोलर कहते हैं। ऐसा लिपिड मॉलिक्यूल जिसके पास मतलब कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक सेगमेंट दोनों होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास पोलर हेड और नॉन पोलर टेल दोनों है, यानी वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग दोनों ही पार्ट इसके पास प्रेजेंट है। जो यहाँ पर हमने लिपिड की बात की, ये तो मतलब इन जनरल सिर्फ लिपिड है, लेकिन लिपिड में भी हमने कितने टाइप देखे हैं, फॉस्फोलिपिड देखा है, ग्लाइकोलिपिड देखा है एंड स्टीरॉल देखा है। तो इन सारे लिपिड में जो मेन फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, मतलब कि हम ये कह रहे हैं, ये वाला ड्राइंग अगर हम देखें तो हम लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। फॉस्फोलिपिड में भी एक अलग टाइप का लिपिड होता है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि हो गया फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, तो लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड में भी एक और टाइप है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसराइड, वो बहुत ज्यादा कॉमन तरीके से एनिमल सेल में देखा जाता है। अब इसको फॉस्फोग्लिसराइड बोलने का क्या मतलब है, तो देखिए, फॉस्फो जो वर्ड है यहाँ पर अपने आप में, मैं इसको जरा सा हाईलाइट करती हूँ। ये जो फॉस्फो वर्ड है इट इज स्टैंडिंग फॉर फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसराइड इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे ग्लिसरॉल बैकबोन होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डिराइव किया हुआ रहेगा। तो ये बनता कैसे है, तो देखिए, ओवरऑल जो हम यहाँ पे ग्लिसरॉल बैकबोन की बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। यानी मान लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 3 कार्बन है, ये हमने 3 कार्बन बना लिया। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ग्लिसरॉल बैकबोन, यानी ये जो लिपिड बना है ये ग्लिसरॉल बैकबोन का बना हुआ है। 2 लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर लिंक्ड थ्रू द एस्टर बॉन्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द ग्लिसरॉल। दो जो यहां पर कार्बन है इसके साथ फैटी एसिड चेन जुड़ा रहेगा, और एक जो कार्बन बच गया है यहाँ पर, थर्ड कार्बन, उसके ऊपर कौन रहेगा, उसके ऊपर अटैच रहेगा फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा। ओके, और फॉस्फेट के ऊपर कोई ना कोई एक हेड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये सब मिलाकर जो चीज बनेगी उसे हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा क्लास, फॉस्फोग्लिसराइड का क्लास। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, यानी जो हम फॉस्फोग्लिसराइड की बात करते हैं, नाम इसको ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि इसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन है। उसके अलावा क्या है, 2 फैटी एसिड टेल है, जैसे कि ये देख लीजिए, 2 फैटी एसिड टेल हुआ, एंड जो थर्ड कार्बन होगा उस पे वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करके रखेगा, और फॉस्फेट पे एक हेड ग्रुप रहेगा जो कि उस फॉस्फोग्लिसराइड को और स्पेसिफिक नेम देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ यहाँ पे। ओके, लुक एट दिस। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, देखिए, दिस इज ग्लिसरॉल बैकबोन। ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा कार्बन। फर्स्ट कार्बन से देखिए एक फैटी एसिड टेल जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन से दूसरा फैटी एसिड टेल जुड़ा हुआ है, एंड थर्ड कार्बन से देखिए ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट के ऊपर एक हेड ग्रुप है। हेड ग्रुप क्या होगा, वो वही डिसाइड करेगा कि इस फॉस्फोग्लिसराइड को हम नाम क्या देते हैं। तो आप चाहो तो इसको खाली लिपिड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिपिड एक बहुत बड़ा जनरल वर्ड हो गया। लिपिड में भी क्या है, ये लिपिड में भी ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में भी क्या है, ये फॉस्फोलिपिड में भी ये फॉस्फोग्लिसराइड है। फॉस्फोग्लिसराइड क्यों है, बिकॉज इसके पास ग्लिसरॉल बैकबोन है।
सारे फॉस्फोलिपिड फॉस्फोग्लिसराइड नहीं होते हैं। कुछ फॉस्फोलिपिड के पास कुछ और बैकबोन भी हो सकता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जिस फॉस्फोलिपिड के पास ग्लिसरॉल का बैकबोन होता है उसे हम फॉस्फोग्लिसराइड का नाम देते हैं, और जिसके पास कोई और बैकबोन होता है उसको हम अकॉर्डिंगली मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा पिक्चर बना के दिखाया था कुछ ऐसा, ये सबसे सिंपल पिक्चर है जो हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन इसी पिक्चर को अगर डिटेल में बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाएगा, और इस पिक्चर को जब और डिटेल में बनाया जाए तो ऐसा बनाया जाएगा। मतलब रियलिटी ये है कि जब आप ये पिक्चर बना रहे हो तो रियलिटी ये है कि एक्चुअल में ये हो रहा है, इसलिए छोटा सा भले हम इस तरीके से पिक्चर बना दें लेकिन उसके अंदर ये सब चीजें अवेलेबल हैं, तो समझना जरूरी है। बेसिक क्लियर होगा तभी बाकी चीजें जो है आगे समझ में आएंगी। तो होप इट इज क्लियर। तो इस वाले एरिया को हमने कहा हाइड्रोफिलिक हेड, और इस वाले एरिया को हमने कहा हाइड्रोफोबिक टेल। बिकॉज हाइड्रोफोबिक टेल इसलिए बिकॉज ये वाटर हेटिंग है, वाटर के साथ ये इंटरेक्ट नहीं करता है, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड बिकॉज ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे जितनी भी बातें हमने लिखी थी ये पूरा जनरल डिस्कशन था अबाउट द लिपिड्स, मेनली अबाउट द फॉस्फोग्लिसराइड। हम स्पेसिफिकली बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में, फिर फॉस्फोलिपिड के भी क्लास के बारे में बात करेंगे। तो फॉस्फोलिपिड के पास एक पोलर हेड ग्रुप होता है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप पे जो है सिमिलर सी बात है, एक हेड ग्रुप प्रेजेंट रह सकता है, और साथ ही साथ इसके पास दो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल होती है। ठीक है, ये जो यहाँ पे टेल प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल, जो कि दो प्रेजेंट है। एक अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि एक टेल आप देख रहे हैं एकदम सीधी खड़ी है, राइट। वो इसलिए है बिकॉज ये जो फैटी एसिड टेल है ये किससे मिलकर बनी है, ये मिलकर बनी है सैचुरेटेड फैटी एसिड से। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है आपस में प्रेजेंट रहते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड सिर्फ बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये है सिंगल बॉन्ड के साथ, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल। आप अगर इलाबोरेटेड वर्जन देखना चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं। सी दिस, ये जो टेल है आप देख सकते हैं कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये हो गई सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल। लेकिन दूसरा टेल देखिए जरा इस वाले एरिया में, ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड आ गया है, जिसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सीधा ऐसे ना होने की बजाय जिसमें डबल बॉन्ड है वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। इसको हम बोलते हैं किंक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किंक। बच्चों को याद रखने के लिए मैं ये कहती हूँ कि फैटी एसिड का जो दूसरा टेल है वो एक किक दे रहा है। किक जब हम मारते हैं किसी को तो हम एक अपनी मतलब एक समहाउ लेग जो है अपलिफ्ट करते हैं, वैसा ही यहाँ भी ये जो टेल है वो अपलिफ्ट कर रहा है, तो याद रखने का सबसे बेटर तरीका है। तो ये जो यहाँ पे अपलिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा बेंडिंग इफेक्ट शो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं किंक क्रिएट होना। इस किंक का बहुत अपना अलग से इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस जो है समहाउ मेम्ब्रेन की फ्लूइड जो नेचर होता है उसे मेंटेन रखने में मदद करता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, एक टेल जो है अनसैचुरेटेड होती है क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, और दूसरी टेल सैचुरेटेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर जो टेल बना हुआ है वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वो पैकेजिंग एज वेल एज मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, यानी किस स्टेट में रहेगा। बहुत ज्यादा फ्लूइड भी नहीं होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो उसकी पैकेजिंग में, मेम्ब्रेन की पैकेजिंग में और उसकी फ्लूइडिटी में, दोनों में ही मदद करती हैं ये प्रॉपर्टीज, दैट इज द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी ऑफ टेल। ठीक है, ये आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड जो है यहाँ पे दो क्लासेस में डिवाइड हुई हैं। पहली क्लास है फॉस्फोग्लिसराइड की एंड सेकंड क्लास है स्फिंगोलिपिड की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फॉस्फोलिपिड को हम फॉस्फोग्लिसराइड क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके पास ग्लिसरॉल बेस्ड बैकबोन होता है, यानी जो बैकबोन होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है। ये सबसे मेन फॉस्फोलिपिड है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा होता है, फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फोग्लिसराइड सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है एनिमल में। ठीक है, इसको हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का भी नाम देते हैं। सो मोस्ट कॉमन लिपिड इन अ सेलुलर मेम्ब्रेन इज अ ग्लिसरोलिपिड या ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ऑब्लिक फॉस्फोग्लिसराइड, तीनों में से कोई भी आप नाम दे सकते हैं। जो सेकेंड टाइप है फॉस्फोलिपिड की वो है स्फिंगोलिपिड। इसको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें जो बैकबोन यूज होता है वो होता है स्फिंगोसिन बेस्ड बैकबोन, यानी जो हमने ग्लिसरॉल बैकबोन बनाया था फॉस्फोग्लिसराइड के लिए, वैसा बैकबोन स्फिंगोलिपिड में नहीं होता, उनमें स्फिंगोसिन बैकबोन होता है, इसलिए हमने उसको सेकेंड क्लास में
अलग कर दिया है। तो एक क्लास हो गया जिसके पास ग्लिसरॉल बेस्ड बैकबोन है एंड दूसरे के पास जो है स्फिंगोसिन बैकबोन है। स्फिंगोसिन बैकबोन के साथ जो लिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम स्फिंगोलिपिड कहते हैं, और जो फॉस्फोग्लिसराइड के साथ जो बैकबोन में मतलब जिनके पास बैकबोन होता है उसे हम फॉस्फोग्लिसराइड का नाम देते हैं। ओके, सो फॉस्फोग्लिसराइड इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इट्स हेड ग्रुप। फॉस्फोग्लिसराइड को आगे चल के जो है और क्लासिफाई किया गया है, डिपेंड करता है कि उनके हेड पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। एक झलक हम देख लेते हैं कि हम कौन से हेड ग्रुप की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फॉस्फोग्लिसराइड। इसी को अगर हम और इलेबोरेटेड वर्जन में देखते हैं तो कुछ ऐसा देखेंगे हम, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 1 2 3 तीन कार्बन है, ये रहा ग्लिसरॉल बैकबोन। तीसरे कार्बन से देखिए ये रहा फॉस्फेट ग्रुप, राइट, ये रहा फॉस्फेट ग्रुप जो कि अटैच होकर रखा है। अब मैंने आपको ये कहा था कि फॉस्फेट के हेड पे एक आर ग्रुप लगा हुआ था जिसे हम हेड ग्रुप कह रहे थे। वही हेड ग्रुप वैरी हो सकता है। कैसे वैरी हो सकता है? सपोज कर लेते हैं फॉस्फेट के हेड पे जो आर ग्रुप था, अगर वो आर ग्रुप क्या है, दैट इज इथेनॉल अमाइन है। अगर वो आर ग्रुप इथेनॉल अमाइन है तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर फॉस्फोग्लिसराइड का नाम हो गया फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। अगर वो आर ग्रुप कोलिन है तो हम उस फॉस्फोग्लिसराइड को नाम दे देंगे लाइक फॉस्फोटाइडल कोलिन का नाम दे देंगे। अगर वो आर ग्रुप सेरिन है तो हम उसे बोल देंगे फॉस्फोटाइडल सेरिन, और अगर वो आर ग्रुप इनोसिटॉल है तो हम बोल देंगे फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। इस तरीके से नेमिंग दी जाती है, और इसी चार के बेसिस पे जो है हमने यहाँ पर इन चीजों को डिवाइड करके रखा है। जैसे कि फॉस्फोग्लिसराइड को आगे अगर हम डिवाइड करना चाहें कि इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट हो गया फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, यहाँ पे पूरे के पूरे टाइप हो गए, ठीक है। तो हमने जैसे कहा था फॉस्फोग्लिसराइड में डिपेंड करता है हेड ग्रुप क्या है। जैसे हेड ग्रुप अगर इथेनॉल अमाइन है तो ये हो जाएगा फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। अगर हेड ग्रुप कोलिन है तो इसे हम कहेंगे फॉस्फोटाइडल कोलिन, सेकेंड वन। नेक्स्ट अगर ये हेड ग्रुप सेरिन है तो हम कह देंगे फॉस्फोटाइडल सेरिन, और अगर ये इनोसिटॉल है तो हम कह देंगे फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। ये चार नाम दिए जाते हैं, यानी ये फर्दर क्लास है फॉस्फोग्लिसराइड के। तो हमने डिवाइड कहाँ से किया था? लिपिड में 3 लिपिड डिवाइड किए थे। पहला था फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में 2 टाइप चले आए, स्फिंगोलिपिड एंड फॉस्फोग्लिसराइड। फॉस्फोग्लिसराइड में और 4 टाइप चला आया, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल सेरिन एंड फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। स्फिंगोलिपिड में चला आता है यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन। तो ये सारे टाइप हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मैं कनेक्ट कर पाई होंगी। अगर आप चाहें तो मैं इसमें भी जोड़ सकती हूँ कि मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पर फॉस्फोलिपिड में जो है फर्स्ट टाइप दिया था फॉस्फोग्लिसराइड का, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर स्फिंगोलिपिड। ये 2 टाइप मैंने दिया आपको, ठीक है। एंड फॉस्फोग्लिसराइड में भी मैंने आपको 4 टाइप बताया, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, नेक्स्ट हो गया फॉस्फोटाइडल सेरिन, next is phosphatidal choline and the last one is phosphatidal inositol। and sphingolipid में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया स्फिंगोमाइलिन का। मतलब जो बातें मैंने वहां पे की, जितना डिटेल डिस्कशन कर रही हूँ मैं सभी को इस चार्ट में जोड़ती जा रही हूँ ताकि आपको कनेक्टिविटी फील हो, कहीं पे आपको लॉस नहीं होना है कि हाँ ये एक नया टॉपिक शुरू हो गया। कोई नया टॉपिक शुरू नहीं हुआ है, सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। सो आई होप आप जो है कनेक्टिविटी बैठा पा रहे हैं। अब अगर हम उसको डायग्रामेटिकली देखें, डायग्रामेटिकली तो वैसे कहीं नहीं पूछता है, लेकिन अगर देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल पोर्शन ऑफ हेड ग्रुप, तो हेड ग्रुप के बेसिस पे फॉस्फेट पे लगने वाला हेड ग्रुप बदल जाएगा, ठीक है। तो वो एट अ टाइम फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन बन सकता है, कोलिन बन सकता है, फॉस्फोटाइडल सेरिन बन सकता है, या फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल कहला सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा हेड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, किस हेड ग्रुप की बात कर रही हूँ। अगर ये पिक्चर आप देखना चाहें, ये देखिए, ये जो आर है इसी की जगह पर जो है रिप्लेस होता रहेगा अलग अलग हेड ग्रुप, और रिप्लेस होने के अकॉर्डिंग जो है हम नेमिंग देंगे कि वो फॉस्फोलिपिड जो है आगे क्या कहलाएगा। बात कर लेते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कभी भी सिमेट्रिक नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब इक्वली फॉस्फोलिपिड जो है दोनों लीफलेट में, लीफलेट का मतलब क्या हो गया, ये एक लिपिड बाइलेयर है, ये दूसरी लिपिड बाइलेयर है, तो इसे हम एक लीफलेट कहते हैं, इसे हम सेकेंड लीफलेट कहते हैं। रादर टू से एक को हम आउटर लीफलेट कहते हैं, ये हो गया आउटर, और इसे हम कहते हैं इनर।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, एसिमेट्रिक, यानी आप एक मतलब कि एक अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, बराबरी में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, कहीं पे कम रहेगा, कहीं पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जो पहला यहाँ पर बार है ये आपको पूरे फॉस्फोलिपिड मतलब कंप्लीट टोटल फॉस्फोलिपिड जितने प्रेजेंट हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ तो ये रहा सेल, हम बात कर रहे हैं कि अंदर की तरफ कितने फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, बाहर की तरफ कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ढंग से आप कह सकते हो ये हमने कंट्रोल बेसिस पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल पीसी क्या है, पीसी इज द फॉस्फोटाइडल कोलिन, ठीक है। फॉस्फोटाइडल कोलिन हमने यहाँ पे नाम रखा है। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन जो है आप अगर देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम सेक्शन हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मिल रहा है। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन कहाँ ज्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है आउटर लीफलेट में। ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे मतलब जैसे कि हो गया आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर का पार्ट बी, गेट, ऐसे क्वेश्चन ये सब एरिया में बहुत आते हैं। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन का जो लोकेशन होता है वो होता है आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोटाइडल पीई क्या है, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ये सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। ये देखिए जरा, यहाँ सारे शॉर्टकट्स लिखे हैं, इसी को यहाँ पे भी डिफाइन करके रखा है। तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन का देखिए मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। तो हम कहते हैं फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन जो है वो इनर लीफलेट में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए पीआई दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल। ये माइनर लिपिड होते हैं, काफी कम अमाउंट में देखे जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन जहां भी देखे जाते हैं इनका मैक्सिमम जो सेगमेंट होता है वो इनर एरिया ही होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम परसेंटेज में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोटाइडल सेरिन। फॉस्फोटाइडल सेरिन जो है ये स्ट्रिक्टली जो है इनर लीफलेट एरिया में ही पाया जाएगा। इसके बारे में एक स्टोरी भी है जिसके बारे में अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगी। लास्ट है देखिए स्फिंगोमाइलिन, जो कि एक टाइप का स्फिंगोसिन बेस्ड बैकबोन रखता है। ये भी एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है लेकिन इसके पास स्फिंगोसिन बैकबोन है। तो स्फिंगोमाइलिन ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज आउटर एरिया में। तो ये हमें आउटर में देखने को मिलेगा। यानी अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें आउटर और इनर बेसिस पे, तो फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन, सिर्फ यही दोनों आउटर एरिया में देखने को मिलते हैं, यानी आउटर लीफलेट में देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, पीआई दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल एंड पीएस दैट इज फॉस्फोटाइडल सेरिन, ये तीनों हमें इनर लीफलेट में देखने को मिलते हैं। इनका इस तरीके से प्रेजेंट रहना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रॉपर ढंग से फंक्शनल बनाता है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि इससे कैसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, तो माइट भी आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जो ऐसे फॉस्फोलिपिड जिसके हेड ग्रुप में कोलिन ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखिए फॉस्फोटाइडल कोलिन में तो हेड ग्रुप कोलिन प्रेजेंट होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्फिंगोमाइलिन में भी हेड ग्रुप में कोलिन प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी बच्चों को लगता है कि उनको जब पता नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि नहीं सिर्फ कोलिन जो है फॉस्फोटाइडल कोलिन में ही प्रेजेंट है, पर ध्यान रखना है कि स्फिंगोमाइलिन में भी जो है कोलिन हेड ग्रुप में देखा जाता है, कोलिन लगा रहता है, ठीक है, ऐसा मतलब हेड ग्रुप एरिया में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ऐसा फॉस्फोलिपिड जिसमें कि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, तो आपको देखने को मिलेगा फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज आल्सो इन फॉस्फोटाइडल सेरिन। तो फॉस्फोटाइडल सेरिन एंड फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, इन दोनों में जो है हमें टर्मिनल प्राइमरी अमाइनो ग्रुप देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जिनमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो इनर लीफलेट में देखे जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें कोलिन ग्रुप प्रेजेंट है वो आउटर लीफलेट में देखे जा रहे हैं। अब ये एरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से जो है पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये आपको एक रफ व्यू दे रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबका डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग लिपिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब अगर मैं एक न्यूट्रल पीएच पे बात करूं, यानी न्यूट्रल पीएच का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्स पीएच 7 की अगर मैं बात करूं, तो न्यूट्रल पीएच पे देखा गया है
अकॉर्डिंग टू द चार्ज, कि कौन सा फॉस्फोलिपिड क्या चार्ज कैरी करता है। तो न्यूट्रल पीएच पे देखा गया है कि फॉस्फोग्लिसराइड्स, एग्जाम्पल फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन, इनका जो चार्ज होता है ये लगभग नेट जीरो होता है, मतलब कि ये जो चार्ज कैरी करते हैं दे कैरी नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर हम बाकी अदर फॉस्फोग्लिसराइड की बात करें, जैसे कि हो गया फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल हो गया एंड फॉस्फोराइलसेरिन हो गया, तो ये कैरी करके रखते हैं सिंगल नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज के बेसिस पे यहाँ पर मैंने बता दिया कि न्यूट्रल पीएच पे, ओके, मेक श्योर पीएच जो है यहाँ पे न्यूट्रल लिया गया, तो न्यूट्रल पीएच पे इनके चार्जेस इस तरीके से वैरी कर सकते हैं, स्पेशली फॉस्फोग्लिसराइड में। एक स्टोरी रह गई थी जो मैंने आपको कहा था कि फॉस्फोटाइडल सेरिन के बारे में। जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रही थी तो मैंने कहा था कि इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जनरली कहाँ देखा जाता है ये? जनरली इनर लीफलेट में देखा जाता है। ठीक है, अब होता ये है कि नॉर्मल सेल के अंदर ये जो फॉस्फोटाइलसेरिन होता है वो इनर साइड में प्रेजेंट रहता है, लेकिन एक ऐसा सेल जो कि एपोप्टोसिस परफॉर्म करने वाला है, एपोप्टोसिस यानी इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ, यानी उसकी आगे चल के डेथ होने वाली है। इस टाइप के एपोप्टोटिक सेल के अंदर या एपोप्टोसिस परफॉर्म करने वाले सेल के अंदर जो फॉस्फोटाइलसेरिन है ये फ्लिप होके आउटर मेम्ब्रेन में चला जाता है। कभी भी एक नॉर्मल सेल फॉस्फोटाइलसेरिन को अपने आउटर मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट करता है, जो एपोप्टोटिक सेल होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में जब फॉस्फोटाइलसेरिन होता है तो वो मैक्रोफाज को समहाउ सिग्नल देता है और मैक्रोफाज आके इस एपोप्टोटिक सेल से बाइंड कर जाता है एंड वेरी ऑब्वियस उसका एलिमिनेशन ऑब्लिक डेथ करवा देता है। तो हम कहते हैं फॉस्फोटाइलसेरिन जब आउटर मेम्ब्रेन में जाता है तो वो एक सिग्नल देता है जिसे हम कहते हैं ईट मी सिग्नल। अगर आप मेरी इम्यूनोलॉजी की क्लासेस देख रहे होंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज ईट मी सिग्नल। तो हमेशा याद रखिएगा एक नॉर्मल सेल की पहचान ये है कि उसका फॉस्फोटाइडलसेरिन फॉस्फोलिपिड वो सेल के अंदर पाया जाएगा, मतलब इनर लीफलेट में पाया जाएगा। लेकिन अगर वो एपोप्टोसिस के पाथवे में जा रहा है तो उस सेल में फॉस्फोटाइलसेरिन जो है आउटर लीफलेट में फ्लिप कर जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, ओके, और इनर साइड में जो है समहाउ ये फॉस्फोलिपिड है, यानी ये है पीएस फॉस्फोटाइलसेरिन। तो अगर ये नॉर्मल सेल है तो यहाँ देखा जाएगा, लेकिन अगर ये एपोप्टोटिक सेल है तो ये फ्लिप करके यहाँ पे चला जाएगा। एंड समहाउ जब मैक्रोफाज यहाँ से सर्कुलेट कर रहे होंगे तो वो आकर इससे अपने रिसेप्टर के थ्रू बाइंड कर जाएंगे और फिर इस सेल का एलिमिनेशन कर देंगे। तो इस स्टोरी को जो है आप याद रखिएगा, बहुत से अलग अलग जगह इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये एपोप्टोटिक सेल में फॉस्फोटाइलसेरिन कौन से एरिया में देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि लिपिड में फॉस्फोलिपिड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉस्फोलिपिड को हमने फर्दर डिवाइड किया था, उसके बाद हमने फॉस्फोग्लिसराइड एंड स्फिंगोलिपिड को भी डिवाइड किया था। तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिल गया, राइट, कि ये कैसे डिवाइडेड होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, एवरीथिंग। सो लेट्स प्रोसीड। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के लिपिड की जो कि है ग्लाइकोलिपिड। तो जैसे कि ग्लाइकोलिपिड अपने आप में आपको बता रहा है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, और ये जिस बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो एंजाइम ऑब्वियसली ये कॉम्बिनेशन करवाने में मदद करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को लिंक करता है लिपिड से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को लिंक करता है लिपिड से, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? दैट इज ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज। अगर हम बात करें कि इनका लोकेशन क्या होता है, मतलब कि ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेनली आपको सेल के एक्सटीरियर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये रहा सेल, ये हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सपोज कर लेते हैं लिपिड तो ऑलरेडी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, सपोज कर लेते हैं दिस इज लिपिड, तो इसके ऊपर ऐसा हो ही सकता है कि ये रहा शुगर जो कि एडेड है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कॉम्बिनेशन में एक साथ कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्योंकि सीधी सी बात है
किसी लिपिड पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है शुगर को ऐड करके, तब वो ग्लाइकोलिपिड बना है। और तो कुछ भी करके, मतलब जब भी शुगर को ऐड किया जाता है आउटर सरफेस पे ही वो ऐड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल के अंदर वो कहाँ से एंटर करेगा। तो शुगर के थ्रू जो मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखा जाता है जिसके थ्रू ग्लाइकोलिपिड बनता है, वो मेनली आउटर एरिया में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आउटर सेगमेंट सेल का, और ये रहा इनर एरिया। ओके तो अगर इस ढंग से अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में बनाऊं, तो सपोज कर लेते हैं ये रहा लिपिड। तो ऐसा हो ही सकता है कि ये वाला जो हेड सेक्शन है इसके ऊपर कोई शुगर मॉलिक्यूल एडेड हो। ठीक है, ये रहा लिपिड, ये रहा शुगर, इसको मिलाकर हम जो है एक साथ बोल सकते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो मैं आपको हर तरीके से जो है बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको एक विजुअल लेने में आसानी हो कि ये मेनली देखने में कैसे मिलते हैं। ऑल्दो मैं एक प्रॉपर पिक्चर जो मैंने इनिशियली दिखाया था उसको भी दिखा के मैं सभी चीजों को समझाऊंगी, लेकिन पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लियर कर लूं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो आपने गैंग्लियोसाइट्स का नाम सुना होगा, स्पेशली अगर हम बात करें GM1। GM1 इज समहाउ अ रिसेप्टर फॉर द कॉलेरा टॉक्सिन। तो गैंग्लियोसाइट्स जो है दैट इज अ एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोलिपिड, मतलब कि दैट इज ये जो है मिलकर बने हैं शुगर एज वेल एज लिपिड के कंपोजिशन से। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं। ये भी एक टाइप के लिपिड से होते हैं, लेकिन ये शुगर के साथ कॉम्बिनेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप के लिपिड के बारे में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकेंड टाइप हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्टीरोल क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप, दैट इज स्टीरोल। तो स्टीरोल भी क्या है? स्टीरोल भी एक टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल ही है। ओके जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाता है। अगर हम बात करें एनिमल में पाया जाने वाला जो सबसे कॉमन टाइप का स्टीरोल होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। तो एनिमल में पाए जाने वाले स्टीरोल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्लांट में पाया जाने वाला स्टीरोल तो उसे हम फाइटोस्टीरोल कहते हैं। एंड फंजाई में पाया जाने वाला स्टीरोल को हम अर्गोस्टीरोल कहते हैं। प्लांट में जो फाइटोस्टीरोल पाए जाते हैं उनके भी टाइप हैं, जैसे कि हो गया कैंपस्टीरोल, स्टिग्मेस्टीरोल, लास्ट इज सीटोस्टीरोल। तो इन जनरल हमने ये देख लिया कि किसमें कौन कौन से टाइप के स्टीरोल होते हैं। तो क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि स्टीरोल क्या है, तो स्टीरोल कुछ अलग चीज नहीं है, ये भी एक टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल ही है। क्योंकि हमने कहा 3 टाइप के लिपिड पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं ये तीनों हमने कवर कर लिया, राइट। बेसिक चीजें हमने इन तीनों के बारे में कवर कर ली। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, स्टीरोल क्या होता है। ये 3 टाइप के लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, ये हमने डन कर लिया। ओके अब हम आते हैं प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन को डील करने के बाद समहाउ जो है हम पूरा ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे कि उन पिक्चर में हम रिलेट करेंगे कौन सी चीज क्या है। ठीक है, और ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट का तो कुछ अलग से बताने जैसा है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखते हैं तो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया कि कॉम्बिनेशन में ये क्या कहलाते हैं। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल एंड लिपिड लिंक प्रोटीन, ये थोड़ा सा अलग बेसिस पे हम इसको डील करेंगे। तो लेट्स सी कि प्रोटीन को कैसे कैटेगराइज किया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जाता है, पहला टाइप होता है पेरिफेरल, सेकेंड इज इंटीग्रल एंड थर्ड टाइप इज लिपिड लिंक। पेरिफेरल प्रोटीन भी 2 टाइप का हो सकता है, जिसे हम मेनली कहते हैं कि इट कैन बी साइटोसोलिक ऑब्लिक नॉन साइटोसोलिक। बात आती है व्हाट इज दिस पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और लिपिड लिंक प्रोटीन। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो है एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसको, ये रहा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके हमने बोला ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जो कि मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इट इज अ नॉन साइटोसोलिक प्रोटीन। लेकिन और कहाँ प्रेजेंट है, किनारे में प्रेजेंट है, जिसे हम पेरिफेरल एरिया कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हंस हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन का नाम देते हैं। लेकिन लोकेशन ऐसा है कि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाहर वाले आउटर एरिया को हम नॉन साइटोसोलिक भी कहते हैं, तो इसीलिए ऐसा नाम दिया गया इनके लोकेशन के अकॉर्डिंग। है ये पेरिफेरल प्रोटीन ही, लेकिन अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहो तो ये साइटोसोलिक एंड नॉन साइटोसोलिक में भी डिवाइड हो सकती है। अब बात आता है कि साइटोसोलिक में कैसी होगी, तो ये भी पेरिफेरल में ही प्रेजेंट रहेगी, यानी किनारे में ही प्रेजेंट रहेगी, लेकिन ये इनर साइड में प्रेजेंट रहेगी।
तो ये कहलाएगी साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन वो होती है जो कि पेरिफेरल एरिया में, पेरिफेरी में यानी किनारे वाले एरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मतलब कि टर्मिनल बेसिस पे जो है प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन के अंदर पूरी एम्बेड नहीं रहती है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि जैसा इनका लोकेशन है वैसा इनका नाम है। सो पेरिफेरल प्रोटीन के अगर हम एग्जाम्पल देखें, कौन कौन सी प्रोटीन हो जाती है, जैसे कि हो गया स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन एंड मेनी मोर। अगर हम पेरिफेरल प्रोटीन के एक और नाम के बारे में बात करें तो क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है तो हमें इसे जो है नॉर्मली एक्सटेंसिक प्रोटीन का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या होती है, मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं दिस इज अ प्रोटीन, उसने क्या किया, उसने मेम्ब्रेन को इस तरीके से क्रॉस करके रखा है, तो हेंस ये मेम्ब्रेन में जो है एम्बेड होके रखी है। इस टाइप के प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन का समहाउ एक इंटीग्रल पोर्शन बन के रहती है, तो उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन का नाम देते हैं। और इस प्रोटीन का जो ये सेगमेंट मेनली लिपिड बाइलेयर के बीच में पाया जाता है, इसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट कहते हैं। जितनी बार ये प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी उतने पास प्रोटीन ये कहलाएगी। जैसे मैंने कहा इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में एम्बेड होती है, ठीक है, एम्बेड बेसिस पे प्रेजेंट रहती है। इसके भी यहाँ पे दो टाइप हो सकते हैं, एक हो सकता है सिंगल पास यानी ऐसी प्रोटीन जिसने सिर्फ मेम्ब्रेन को एक बार क्रॉस किया हो, ऑब्लिक ये हो सकती है मल्टी पास। सिंगल पास कैसी होती है अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं दिस इज अ मेम्ब्रेन, और मान लीजिए एक प्रोटीन ने इस तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, क्योंकि एक ही बार क्रॉस किया है, क्योंकि इसका एक ही ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो हेंस हम कहेंगे ये सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन इज अ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन को एक बार पास करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपास। अब ये मल्टीपास प्रोटीन क्या होती है, मल्टीपास प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसने मेम्ब्रेन को मल्टीपल टाइम क्रॉस किया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं दिस इज अ प्रोटीन, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस प्रोटीन ने कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, एक ये रहा, एक ये और ये, तो इसने 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, तो हम इसे मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल हो जीपीसीआर होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसने मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करके रखा है, तो हम कहते हैं हेंस इसके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पैच रिसेप्टर या पैच प्रोटीन, उसने मेम्ब्रेन को 12 बार यानी 12 टाइम जो है क्रॉस करके रखा है, तो हम कहते हैं उसके पास 12 ट्रांस मेम्ब्रेन एरिया है और उसने 12 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रखा है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्लूडिन, जिसने मेम्ब्रेन को 4 बार क्रॉस करके रखा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, आप चाहें तो और भी मल्टीपास प्रोटीन का एग्जाम्पल लेकर जो है यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। और ग्लाइकोफोरिन क्या है, ग्लाइकोफोरिन के पास सिर्फ एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है, हेंस इट इज अ सिंगल पास प्रोटीन, ओके। तो ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, इनका भी पिक्चर में अभी आपको दिखाऊंगी। अब बात करते हैं ये लिपिड लिंक प्रोटीन क्या होती है। ऐसी प्रोटीन जो कि कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं लिपिड के हेड के साथ, उसे हम मेनली लिपिड लिंक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। जनरली जो आपने बाकी सारे प्रोटीन देखे, ऐसा हो ही सकता है कि वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू भी इंटरेक्ट कर रही हो और वो अलग से इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन लिपिड लिंक प्रोटीन का इंटरेक्शन बदल जाता है। तो आप बोलोगे फिर ये इतनी वैरायटी में क्यों प्रेजेंट है, तो ये इतनी वैरायटी में प्रेजेंट है, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग। सबका अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर कोई रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, किसी का लिपिड लिंक फॉर्म में ही प्रेजेंट रहना उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से हम लिपिड लिंक प्रोटीन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि अगर इन जनरल देखा जाए तो बच्चों को लगता है पेरिफेरल, इंटीग्रल और लिपिड लिंक में फर्क क्या हो गया। फर्क हो जाता है यहाँ पर फंक्शनैलिटी का, साथ ही साथ उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन लिपिड के साथ लिंक है, उसमें वेरिएशन चला आता है। ये जो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, हम इसे मेम्ब्रेन प्रोटीन का भी नाम देते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। हमने इन तीनों प्रोटीन का एक रफ तरीके से एक वेरिएशन देख लिया, साथ ही साथ इसका डेफिनेशन देखा कि क्या है और कैसे काम करती हैं। अब इन सभी चीजों को एक बार हम कंबाइन करते हैं अपने ओरिजिनल वाले डायग्राम में, ठीक है। ये जो डायग्राम हमने दिखाया था, ये डायग्राम,
अब हम सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं तो अब इसको कनेक्ट करना आसान होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, ये जो एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लाइकोलिपिड। क्यों? क्योंकि जितना एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो ये शुगर को प्रेजेंट कर रहा है और ये मेनली ब्लू वाले हेड ग्रुप पे जुड़ा हुआ है, यानी ये लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, हेंस इट इज दी ग्लाइकोलिपिड। शुगर मॉलिक्यूल लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है एक पेरिफेरल प्रोटीन जो कि कहाँ है, जो कि साइटोसोलिक साइड में है, क्योंकि ये इनर एरिया है या आउटर एरिया है। तो ये साइटोसोलिक साइड में है ये पेरिफेरल प्रोटीन, और ये यहाँ पे लिपिड से लिंक होके रखी है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन ही है क्योंकि ये पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट है। ओके, सिमिलर केस विथ हियर ऑल्सो, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि साइटोसोलिक एरिया में है। तो ये जो आपको मिल रहा है ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये किसके साथ लिंक है? देखिए ये लिपिड के साथ लिंक है, लिपिड लिंक प्रोटीन है ये। तो ये पेरिफेरल बेसिस पे भी ऑब्वियसली हो सकती है। तो लिपिड के साथ ये लिंक है, तो देखिए ये एक अलग से रिप्रेजेंट करिए जहां पे ये कोवलेंट बॉन्ड है। पेरिफेरल प्रोटीन में बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं, इंटरेक्शन अलग अलग बेसिस पे चल सकते हैं। तो ये हो गई पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेरॉल भी होता है, तो ये रहा स्टेरॉल। जितने भी आपको यहाँ पर येलो कलर में पोर्शन दिख रहे हैं दैट इज द स्टेरॉल। इसके बाद हमने बात किया था इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन देखिए दिस इज अ इंटीग्रल प्रोटीन, और याद रखिएगा इंटीग्रल प्रोटीन का वो सेक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड रहता है वो बना होता है अल्फा हेलिक्सिस का। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि वो अल्फा हेलिक्सिस का बना होता है। बहुत से अलग अलग एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का ऐसा पोर्शन जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होके रखा है उसका ओवरऑल नेचर या कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, उसमें क्या देखा जाता है। तो वो अल्फा हेलिक्सिस का बना रहता है। चाहे कोई प्रोटीन कितनी बार ही क्यों ना पास करे, लेकिन वो जो पोर्शन उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा यानी एम्बेड एरिया में पाया जाएगा वो अल्फा हेलिक्सिस का मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हमने कहा था कि ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। तो देखिए ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन प्लस शुगर ऐड होगा, यानी प्रोटीन प्लस यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऐड होगा। तो अब वो प्रोटीन जो है इंटीग्रल भी हो सकती है, पेरिफेरल भी हो सकती है। तो देख सकते हैं आप ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये इस प्रोटीन के ऊपर एडेड होकर रखा है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है। इसका ये देखिए ये सेगमेंट जो है ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट कहलाता है, और इस प्रोटीन के ऊपर ये शुगर एडेड है तो हेंस हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। इस तरीके से हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फॉस्फोलिपिड हैं जिनका हेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये वाला एरिया भी एक्वस होता है, ये वाला एरिया भी एक्वस होता है। ये वाला जो एरिया होता है ये एक्वस नहीं होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लिपिड का जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, उसका हेड सेक्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक है, टेल सिर्फ हाइड्रोफोबिक होगा। बिल्कुल वैसे ही जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होकर रखता है वो हाइड्रोफोबिक सेगमेंट होता है, और जो बाहर की तरफ फ्लैंक कर रहा होता है वो हाइड्रोफिलिक सेगमेंट का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है प्रोटीन का वो हाइड्रोफिलिक होगा, और ये जो बीच वाला ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का बना हो सकता है। तो ये था, सभी चीजों को डिफाइन किया हमने, जितनी भी चीजें पढ़ी उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सी चीजों को हमने देखा। अब छोटी छोटी चीजें और बाकी रह गई हैं, चलिए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि लिपिड राफ्ट क्या है। लिपिड राफ्ट जो है आपको एक ऐसा डोमेन या फिर एक ऐसा एरिया मिल सकता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हम इसको मेनली जो है एक माइक्रो डोमेन का नाम देते हैं, ऑब्लिक एक क्लस्टर का नाम देते हैं। मतलब ऐसा एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज पाए जाते हैं जहां पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल देखा जा सकता है। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैक्सिमम जगह पे आपको कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएंगे, लेकिन लिपिड राफ्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाकी सब एरिया के कंपैरिजन में उस लिपिड राफ्ट एरिया में कुछ ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल देखे जाएंगे, इसलिए राफ्ट का नाम दिया गया है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खुद भी एक टाइप का लिपिड ही है, तो इसलिए यहाँ पे उसका प्रेजेंस ज्यादा होता है। नॉट ओनली कोलेस्ट्रॉल, और भी एक यहाँ पे लिपिड है जिसका प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा खासा देखा गया है। तो देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है स्फिंगोलिपिड ऑब्लिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल।
लिपिड राफ्ट एरिया में सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी के साथ दो लिपिड यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक को हमने नाम दिया स्फिंगोलिपिड, या आप इसे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड कह सकते हैं अगर उस पर शुगर एडेड रहा तो, और सेकेंड हो गया कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड का जो इंट्रैक्शन होता है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है, और इनका एक दूसरे के लिए एफिनिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ये काफी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द अदर लिपिड जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, जब नया नया एडमिशन होता है किसी भी बच्चे का तो वो उस क्लास में, मतलब वो बच्चे सभी के लिए नए होते हैं। आपका भी जब एडमिशन हुआ होगा स्कूल में बोल लीजिए, कॉलेज में बोल लीजिए, तो आप नए होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है उस क्लास में ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग सभी ग्रुप के साथ मिलकर रहते हैं, कुछ लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाता है और 5 से 6 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं वो बच्चे। अब हर जगह वो ग्रुप जाएगा, जहां भी एक को जाना होगा वहां पे सभी लोग मिलके जाएंगे, तो इतनी सारी क्लास में सभी का ग्रुप नहीं बनता लेकिन कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है। सिमिलरली इसी बेसिस पे जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसा हो ही सकता है कि वहां पे एक एरिया ऐसा हो जहां पर कुछ ज्यादा ही अमाउंट में कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हो। ऑल्दो लिपिड मॉलिक्यूल्स पूरे मेम्ब्रेन में ही एक अनयूनिफॉर्म बेसिस पे, मतलब एसिमेट्रिक बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ऐसा जोन हो सकता है जहां पे बाकी सब एरिया के कंपैरिजन में जरूरत से ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा हो, यानी जरूरत से ज्यादा ग्रुपिंग हो रही हो। और स्पेशली यहाँ पे किसकी बात मैंने की है, कोलेस्ट्रॉल की एंड स्फिंगोलिपिड की। क्योंकि इस एरिया में और भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल एंड स्फिंगोलिपिड का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज इनकी एफिनिटी एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर हाई देखी जाती है। अब यहाँ पे ये भी स्टोरी आती है कि क्या इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स ही इंटरेक्ट करते हैं, आंसर इज नो। यहाँ पे और भी बहुत से मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, लिपिड प्रोटीन भी करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन भी करते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी सारा कंफर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं लिपिड राफ्ट के मॉडल की, तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और लिपिड राफ्ट जो है इवन ऑर्गेनली की जो मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल्स में जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उनमें भी देखा गया, स्पेशली इन गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन कौन से इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वीक प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शन, लिपिड लिपिड इंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ये 3 टाइप के इंट्रैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो पूरा एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ दिस इज अ लिपिड राफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल अच्छे खासे अमाउंट में है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड प्रेजेंट है जो कि एक टाइप का स्फिंगोलिपिड है, तो यहाँ पे इनका अमाउंट काफी ज्यादा रहता है एज वेल एज इंट्रैक्शन भी ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं कि लिपिड राफ्ट में क्या क्या, मतलब कि लिपिड्स या क्या क्या कंपोनेंट देखे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिल सकता है, स्फिंगोलिपिड्स देखने को मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइल फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल जिसे हम जीपीआई एंकर प्रोटीन कहते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। जीपीआई एंकर प्रोटीन जो है ये एक टाइप का आप कह सकते हो लिपिड लिंक प्रोटीन की कैटेगरी में चला आता है। नेक्स्ट आ जाता है सम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इनरिच इन द लिपिड राफ्ट डोमेन। तो देखिए इतनी सारी प्रोटीन्स का नाम देके रखा है, कभी कभी जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन या फिर कौन कौन से लिपिड जो है मेनली मेम्ब्रेन, आई मीन टू से मेनली लिपिड राफ्ट एरिया में पाए जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको इन सारी बातों का ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आता है कि क्योंकि यहाँ पर इस लिपिड राफ्ट एरिया में, क्योंकि बाकी सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एरिया के कंपैरिजन में इस एरिया में कुछ ज्यादा ही इंट्रैक्शन होके रखा है, तो ये एरिया बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा थिकनेस गेन कर लेता है, ओके। और एज वेल एज क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का अच्छा खासा इंट्रैक्शन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ देखने को मिलता है कि मेम्ब्रेन में थिकनेस चली जाती है। जैसे कि अगर मैं ये पिक्चर आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो इतना है, लेकिन इस पॉइंट से देखिए लिपिड राफ्ट शुरू हो रहा है, तो लिपिड राफ्ट शुरू होते ही देखिए इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है। मतलब कि नॉर्मली मेम्ब्रेन इतना जा रहा था, लेकिन लिपिड राफ्ट वाला एरिया शुरू होते ही मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी बढ़ गई, यानी भले इतना पोर्शन ही सही दोनों साइड से, लेकिन ये इंक्रीज हो गया क्योंकि थिकनेस ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ये हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर जीपीआई एंकर प्रोटीन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं।
स्फिंगोलिपिड काम कर रहा है, अलग अलग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन चल रहे हैं, प्रोटीन लिपिड चल रहा है, लिपिड लिपिड इंटरेक्शन चल रहा है, इन सब के कारण ये वाला एरिया जो है एक ढंग से एक थिकनेस गेन कर लेता है, और एज वेल एज यहाँ पे एक अच्छे खासे हाई अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी देखा जाता है, और इसी को हम राफ्ट डोमेन कहते हैं, और इसी को हम लिपिड राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या जरूरत है, मतलब ये क्यों प्रेजेंट होता है। बिकॉज इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सिग्नलिंग में मदद करता है, ये एंडोसाइटोसिस में भी मदद करता है। मेनली जब आप कैवियोली मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस पढ़ते हो तो वहां पे लिपिड राफ्ट का भी रोल आता है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, लिपिड राफ्ट एरिया में बहुत से रिसेप्टर प्रोटीन्स का भी इंट्रैक्शन देखा जाता है। ये सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन करने में मदद करता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को लिपिड राफ्ट इन्फ्लुएंस करता है, और मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग होती है उसे भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। इतना ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग में भी मदद करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैफिकिंग करने का काम, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, दैट इज वाई सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड राफ्ट डोमेन देखा जाता है। उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट पोर्शन चला आता है लिपिड का मूवमेंट। तो जो आपने अभी फिलहाल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, उसमें आपने देखा कि बहुत अलग अलग टाइप के लिपिड्स हैं और प्रोटीन भी हैं। तो देखा ये जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वो स्टैटिक नहीं प्रेजेंट है। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन लीफलेट टू अनदर। ठीक है, मेनली लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इनमें अच्छी खासी मूवमेंट देखी जाती है। अब मूवमेंट में भी कौन कौन सी मूवमेंट है? लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट क्या होती है? अगर हम ध्यान दें तो लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, एडजेसेंट एरिया में मूव करना। और लेटरल मूवमेंट जो होता है समहाउ बहुत कॉमनली देखा जाता है, यानी मान लीजिए ये एक लिपिड है, अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो थोड़ी देर बाद हो ही सकता है कि यहाँ पे प्रेजेंट हो जाए। दैट इज व्हाट कॉल्ड द लेटरल मूवमेंट। नेक्स्ट होता है रोटेशनल मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन पे जो है ये रोटेट कर जाते हैं लिपिड्स। नेक्स्ट होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में जो है कोई मान लीजिए ये जो है यहाँ पर लिपिड ये यहाँ प्रेजेंट है, तो ये फ्लिप करके अंदर की तरफ आ सकता है, या अंदर वाला लिपिड फ्लिप करके बाहर की तरफ जा सकता है, मतलब फ्लिप चलता रहता है। ठीक है, लेकिन ये रेयर इवेंट है, ऐसा नहीं है कि बस मतलब मैंने कहा चलता रहता है तो मतलब कॉमनली देखा जाता है, नहीं। कॉमन बेसिस पे लेटरल मूवमेंट देखा जाता है, रेयर बेसिस पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट देखा जाता है, जिसमें कि प्रोटीन इनर से आउटर या आउटर से इनर लीफलेट में फ्लिप करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एंड लास्ट इज दैट इज द फ्लेक्सॉन मूवमेंट, जिसमें कि अपनी ही प्लेस पे जो है जो लिपिड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी शो करते हैं। तो ये कुछ टाइप के हमें लिपिड्स का मूवमेंट देखने को मिल गया। जो वैंडर वॉल अट्रैक्शन होता है वो एक टाइप का सबसे मेजर टाइप का आप कह सकते हो कि एक फोर्स होता है जो एडजेसेंट या नेबरिंग हाइड्रोकार्बन में लग रहा होता है। ठीक है, सो वैंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दी नेबरिंग हाइड्रोफोबिक टेल, तो इनके बीच में जो नेबरिंग टेल्स है इनके बीच में जो अट्रैक्शन चल रही होती है वो होती है वैंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अब जरा सा हम एक ओवरलाइन ले लेते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है क्या। ठीक है, देखने को ये मिलता है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में सबसे पहला जो प्रोटीन काम करता है वो होता है फ्लिपेज। फ्लिपेज क्या करवाता है? जैसे कि इसका नाम है आई लगा हुआ है, फ्लिप आई, तो ये अंदर की साइड में यानी इनर लीफलेट में बाहर से किसी मेम्ब्रेन लिपिड को जो है अंदर के साइड में यानी इनसाइड एरिया में मेनली भेजने का काम करते हैं, यानी आउटर से इनर लीफलेट में ये फ्लिप करता है। इसके अलावा ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की कैसे कौन से फॉस्फोलिपिड हैं जिनको मेनली फ्लिपेज जो है समहाउ फ्लिप कर सकता है, इनर एरिया में फ्लिप कर सकता है, तो वो कौन कौन से हैं जो कि इनर एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे फॉस्फोलिपिड जिसको कि फ्लिपेज इनर लीफलेट में फ्लिप करता है वो हो गया फॉस्फोडाइल इथेनॉलमाइन एज वेल एज फॉस्फोटाइडल सेरीन, क्योंकि दोनों ही इनर साइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है यहाँ पर फ्लोपेज। फ्लोपेज पूरा उल्टा काम करता है, ये इनर लीफलेट से ये आउटर लीफलेट में भेजता है टू द आउटर साइड। ये भी एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से फॉस्फोलिपिड हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो कि हो गए कौन कौन से? फॉस्फोडाइलकोलिन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन हो गया, इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन हो गया। और टाइप होता है स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज क्या करता है? बोथ डायरेक्शन में मूव करता है,
यानी ये फ्लिप फ्लॉप दोनों करवा सकता है। इसको एटीपी की जरूरत नहीं होती है, हेंस इट इज एटीपी इंडिपेंडेंट। इसके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, इसीलिए इट कैन फ्लिप एनी लिपिड। फ्लिप, जैसे कि हमने देखा कि फ्लिपेज एंड फ्लोपेज की एक स्पेसिफिसिटी है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल इनर साइड में होना चाहिए उसको इनर साइड में फ्लिप किया जा रहा है, जो बाहर रहना चाहिए उसको बाहर साइड में भेजा जा रहा है। लेकिन स्क्रैम्बलेज का क्या है कि वो मेनली नॉन स्पेसिफिक बेसिस पे काम करता है। इट कैन फ्लिप एनी लिपिड टू एनी ऑफ द डायरेक्शन, मतलब फ्लिप फ्लॉप दोनों ही करवाने का काम करता है स्क्रैम्बलेज। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल द थ्योरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप चाहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसका जो रेफरेंस सोर्स है दैट इज एल्बर्ट ब्रूस। तो आप चाहें अपने लेवल पे पढ़ना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं फ्रॉम एल्बर्ट ब्रूस। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन आप प्रेफर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं, जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है उसकी मदद से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन का मतलब ऑब्वियसली मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगी तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन में आपको आपको जो है उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स प्रोसीड। तो मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूंगी एंड उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी। आई मीन टू से आपको वो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताने हैं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी तो आई थिंक कुछ मतलब नहीं बनता है। कुछ आप भी ट्राई कीजिए अपने एंड से। मैं 2 क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, बाकी आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 2017 दिसंबर से लिया गया है। सारे क्वेश्चन CSI नेट के ही हैं। बोला गया है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड बाइलेयर एग्रीगेट इनटू द मल्टीपल टाइनी राफ्ट इंस्टेड ऑफ सिंगल लार्ज वन, कंसीडरिंग दैट द साइज ऑफ लिपिड राफ्ट डिपेंड अपॉन द एफिनिटी ऑफ S that is sphingolipid and C that is cholesterol for one another and other lipid in the membrane. Choose the option that best describe this property. तो आपको लिपिड राफ्ट के बारे में यहाँ बोला गया है, साथ साथ में ये भी बोला गया है कि लिपिड राफ्ट में स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन ऑब्लिक रिलेशन के बेसिस पे आपको यहाँ से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो उनके रिलेशन को बता रहे हैं, यानी स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के रिलेशन को बता रहे हैं इन केस ऑफ द लिपिड बाइलेयर, स्पेशली इन केस ऑफ द लिपिड राफ्ट। तो देखते हैं पहले क्या बोला गया है। पहला ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर टाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर लिपिड मॉलिक्यूल। तो हमने टाइटली जैसा कुछ नहीं देखा था, हमने कहा था एक अच्छी खासी एफिनिटी होती है जिससे कि वो मतलब कि जिससे कि वो बाइंड करते हैं। तो कोई टाइटली एसोसिएशन जैसा नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये समहाउ एक अप्रोप्रिएट बेसिस पे डिफाइन नहीं किया गया या फिर रादर टू से कि इसको फ्रेम नहीं किया गया है, तो ये तो समहाउ सही नहीं लग रहा है। सेकेंड देखते हैं S and C bind to one another with the same affinity as they bind to the other lipid species of the membrane. No doubt ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। इन दोनों की आपस के लिए जो एफिनिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर लिपिड मॉलिक्यूल ऑब्लिक अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो सेम एफिनिटी तो सबके साथ नहीं होती है। थर्ड में बोला है कि S and C bind to one another with a high affinity under the influence of some cytoskeleton element। तो S और C जो है एक दूसरे के साथ हाई एफिनिटी के साथ तो बाइंड करते हैं, लेकिन ऐसा करवाने में अदर से कोई साइटोस्केलेटन एलिमेंट काम करता है। हमने कोई साइटोस्केलेटन एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, हमने इन जनरल पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए S and C have a slightly higher affinity than the other lipid molecule, बिल्कुल सही, of the membrane and are in dynamic equilibrium with their free form, बिल्कुल सही। dynamic equilibrium का मतलब क्या होता है कि they are because they are lipids so somehow they are having the property to show the dynamicity, जो कि वो जनरली करते हैं। और साथ ही साथ S और C का यानी स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का एक दूसरे के लिए एफिनिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर लिपिड मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एकदम समहाउ सही दे के रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए दैट इज CSI नेट 2017 जून का। बोला क्या गया है, अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ द 7 अल्फा हेलिक्सेस विथ ईच हेलिक्स कंटेनिंग द 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू। ओके, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास अल्फा हेलिक्सेस है और वो भी 7 अल्फा हेलिक्सेस है। यहाँ से एक आपको हिंट मिल जाता है कि 7 अल्फा हेलिक्सेस है, हेंस इट इज अ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है वो क्या है, वो एक टाइप की इंटीग्रल प्रोटीन होती है, नो डाउट।
क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट हमें पेरिफेरल प्रोटीन में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद बोला है व्हाइल ट्रीटिंग द मेम्ब्रेन विद ऑल काइंड ऑफ प्रोटीएजेस अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट। जब इसको प्रोटीएजेस से ट्रीट किया गया तो मैक्सिमम पोर्शन इसका इंटैक्ट रहा, जबकि ट्रीटमेंट विद द हाई सॉल्ट दैट इज NaCl कंसंट्रेशन टिल 1.5 मोलर एंड द बफर विद द pH of 5 fail to dissociate this protein from the membrane। और जब इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ट्रीट किया गया NaCl और एक अच्छे खासे pH से दैट इज एसिडिक pH से, तो देखा गया कि ये प्रोटीन अभी भी मेम्ब्रेन में ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NaCl एंड pH का जो कंसेप्ट है, इनकी मदद से हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं। तो स्पेशली वो प्रोटीन को आइसोलेट किया जाता है NaCl और pH की मदद से जो कि पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट है। तो अगर आप NaCl एंड pH का कंसेप्ट इंटीग्रल प्रोटीन पे इस्तेमाल करेंगे तो आप इंटीग्रल प्रोटीन को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये मेथड पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। इसलिए बोला है कि ये फेल हो गए इसे आइसोलेट करने में। प्रेडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। आपको बताना है कि ये जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं ये प्रोटीन है क्या और इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। पहला, इट इज अ पेरिफेरल ग्लाइकोप्रोटीन। पेरिफेरल तो नहीं है, हमने अभी यहाँ डिक्लेयर किया कि इसके पास अल्फा हेलिक्सिस है, और मैंने कहा था अल्फा हेलिक्सिस उन्हीं प्रोटीन के पास होगा जिसका ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होगा, और ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट उसी प्रोटीन का होगा जो मेम्ब्रेन में एम्बेड होगी, और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में एम्बेड होती है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट बोला गया इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। नो डाउट दिस इज ट्रू। मेम्ब्रेन में एम्बेड रहना एज वेल एज मेम्ब्रेन को जो पास करते हैं प्रोटीन, तो पास करने को हम स्पैनिंग भी कहते हैं कि मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन ने स्पैन करके रखा है। नेक्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि इट इज अ इंटीग्रल प्रोटीन। लास्ट अगेन पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि गलत है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो गया? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन 4-4 मार्क्स में CSI नेट में पूछे गए थे, जो कि हमने डील किया। इसके बाद के सारे क्वेश्चन वो आपको करने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर देती हूँ, नॉट 1, आई थिंक इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका आंसर आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्व कीजिए आंसर, और आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, वीडियो को आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो टोटल मैंने यहाँ पे आपके लिए 6 क्वेश्चन रखे थे, 2 मैंने सॉल्व किए, 4 मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिए। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब अच्छे खासे बच्चों के कमेंट आ जाएंगे या जो सबसे बेटर ढंग से डिफाइन कर पाएगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगी जिनका भी एकदम सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको ये मास्टर क्लास 6 जो है पसंद आया होगा, और हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को इलाबोरेटेड वर्जन में डील किया, और ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत से एग्जाम में मदद करने वाला है, एज वेल एज आपके बहुत से क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएगा। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। मे बी इट विल बी द नेक्स्ट मास्टर क्लास और इट मे बी द नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी लेक्चर। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।